हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है, जिसके तहत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका थ्योरी पार्ट एरिया और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के सब्जेक्ट नॉलेज का। लास्ट वीडियो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के की स्कीम्स देखे थे जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, और इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स जो इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है, उसी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोगों ने उसको चेक नहीं किया है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जीविका नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहां से आप एरिया और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के सब्जेक्ट नॉलेज का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि बिहार से संबंधित है। उसमें सबसे पहला स्कीम है जीविका, जिसका हम लोगों ने फॉर्म भरा है और उसकी एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, यानी BRLPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे इसको कब शुरुआत किया गया था, इसकी नोडल एजेंसी कौन है, मतलब क्रियान्वयन कौन सी एजेंसी करती है, ये सब चीज। तो जीविका की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी, जिसे वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरू किया गया था। प्रारंभ में स्टार्टिंग में इसको कुछ जिले में लागू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, लेकिन बाद में पूरे राज्य में इसको विस्तार कर दिया गया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि BRLPS जीविका जो है वह 2006 में शुरू हुई थी वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से, और स्टार्टिंग में यह कुछ डिस्ट्रिक्ट में ही था, लेकिन बाद में इसको पूरे राज्य में विस्तार कर दिया। और अभी करंट आप सिचुएशन देख ही सकते हैं कितना ही व्यापक रूप से हमारे बिहार में ये फैला हुआ है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। समय के साथ ये भारत के सबसे बड़े सामुदायिक आधारित विकास कार्यक्रमों में से एक बन गया, यानी कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में से एक बन गया। इसको लागू कौन करता है, इसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो इस कार्यक्रम का संचालन ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत किया जाता है। जीविका को बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी BRLPS के रूप में पंजीकृत किया गया है, जो एक स्वायत्त संस्था है। ये जीविका जो है, इसको जीविका क्यों हम लोग बोलते हैं? NRLM बिहार में अगर ये कर रही है, काम कर रही है, तो इसके लिए कोई क्रियान्वयन एजेंसी होगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डायरेक्टली तो इसको इम्प्लीमेंट करेगा नहीं, क्योंकि यह एक मिशन है। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया जिसका नाम है BRLPS, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ये एक स्वायत्त संस्था यानी ऑटोनोमस बॉडी है। ये कैसे काम करती है? बैंकों के साथ, NGOs के साथ, सरकारी योजनाओं और सामुदायिक संगठनों के साथ समन्वय करके कार्यक्रम को लागू करती है। तो देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव है गरीबी उन्मूलन, लेकिन ये किसके किसके साथ मिलकर काम करती है? तो बैंक के साथ, आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन के लिए NGOs के साथ। हर NGO का अपना अलग अलग उद्देश्य होता है, तो उसके एक उद्देश्य को इनके कई सारे उद्देश्यों में से एक पूरा किया जाता है। सरकारी योजनाएं, अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो गया, तो उसके तहत क्या किया जा रहा है? लोगों को घर प्रदान किया जा रहा है। और जीविका उसके साथ कोऑर्डिनेट करके क्या करती है? जीविका जो ग्रुप्स को ये टारगेट की, जो कम्युनिटी इन्होंने बनाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास प्रदान करवा देती है, सामुदायिक संगठन के साथ समन्वय भी करती है और इस कार्यक्रम को लागू करती है। इसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में उद्देश्य से सवाल आ रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह यानी SSG में संगठित करना, ताकि वे सामूहिक रूप से कार्य कर सकें। हम लोग BRLPS के बारे में बात करें तो ये कैसे करती है? बिहार के जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको SSG में संगठित कर देती है, ताकि वह सामूहिक रूप से कार्य कर सके। अगर किसी एक इंसान को अकेले टारगेट किया जाएगा तो वो हो सकता है इनएफिशिएंट हो, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन अगर हम लोग ग्रुप बना दे रहे हैं, उनको रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग्स, इंटरलोनिंग, ये सब करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। आजीविका संवर्धन के लिए यानी लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए कृषि, पशुपालन और गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देती है BRLPS। SSG को बैंकों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों से जोड़कर वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जाता है। वित्तीय समावेशन कैसे सुनिश्चित किया जाता है? तो ये देखिए, जो महिलाओं को SSG में संगठित किया गया वो तो गरीब थी, हाशिए पर रहने वाली थी मोस्टली, तो उनको बैंक में लोन मिलना तो बहुत दूर की बात, उनका सेविंग्स अकाउंट भी नहीं ओपन हो पाता था। जब वो SSG में जुड़ जाती हैं तो SSG का अपना एक पहचान बन जाता है। उसके तहत उन महिलाओं का बैंक अकाउंट ओपन होता है और धीरे धीरे उनको आजीविका के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, उनका स्किल डेवलपमेंट होता है। उसके तहत क्या होते हैं, वो सक्षम बन जाते हैं और फिर SSG बैंक लिंकेज के माध्यम से उनको बड़े लोन प्राप्त करने में मदद करती है जीविका। गरीब और हाशिए पर मौजूद परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है BRLPS का। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, पहल लिए गए हैं। तो सामुदायिक संस्थाएं जब बनाना, जैसे कि SSG ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो होता है, इसका गठन किया जाता है। फिर SSG बैंक लिंकेज, SSG बैंक लिंकिंग मतलब ग्रामीण महिलाओं को ऋण और बचत की सुविधा उपलब्ध कराना। आजीविका संवर्धन कैसे करती है? तो कृषि में बेहतर बीज, सिंचाई और प्रशिक्षण प्रदान करके, पशुपालन में बकरी पालन और डेयरी के लिए प्रोत्साहन देना, और लघु उद्योगों में सहयोग, मतलब कि स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होते हैं उसको ये सपोर्ट प्रदान करती है।
फिर कौशल विकास कैसे करवाया जाता है, तो ग्रामीण युवाओं को डीडीयू जीकेवाई मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत और केवाईपी कुशल युवा प्रोग्राम जैसी योजनाओं के तहत प्रशिक्षण देना। तो ये देखिए सिर्फ ग्रुप में नहीं उनको संगठित करते हैं एसएसजी में, बल्कि इन सब के तहत उन लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए डीडीयू जीकेवाई क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। कुशल युवा प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, तो इन महिलाओं को इसके तहत ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर है सामाजिक विकास, जैसे स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर कार्य करना, ये इसका उद्देश्य है और पहल भी इसी तरीके से कर। तो चलिए यहाँ हमने समझ लिया बीआरएलपीएस के बारे में। अब हम लोग आइए दूसरा स्कीम देखते हैं, सतत जीविकोपार्जन योजना। तो चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018-19 में बिहार सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? सतत जीविकोपार्जन योजना का अत्यंत गरीब परिवारों की मदद करना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम जैसी प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजनाओं से वंचित रह गए। तो देखिए एनआरएलएम में भी कुछ बेनिफिशियरीज होते हैं, उनका एक कंडीशन होता है। जैसे इसमें जो डेटा उठाया जाता है एसईसीसी से नहीं बल्कि पीआईपी से, यानी पार्टिसिपेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पुअर। ये ग्राम सभा ग्राम पंचायत के माध्यम से इनकी पहचान की जाती है। ये कहीं से कोई बना बनाया डेटा नहीं उठाते एनआरएलएम के तहत। अब चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो इसकी अवधारणा यानी सतत जीविकोपार्जन योजना की अवधारणा ग्रेजुएशन अप्रोच मॉडल से ली गई थी। ग्रेजुएशन अप्रोच मॉडल बेसिकली है क्या? तो यह एक व्यापक एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य अत्यंत गरीब परिवारों को स्थायी आजीविका विकसित करके एक्सट्रीम गरीबी यानी कि अत्यंत गरीबी से बाहर निकालना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2002 में इसको बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था। बांग्लादेशी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था BRAC। तो इसी के द्वारा इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया। तो यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है जिसका प्रयोग बांग्लादेश, इथियोपिया जैसे देशों में किया गया है ताकि परिवारों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला जा सके। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इसका संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसे व्यवहारिक रूप से जीविका यानी बीआरएलपीएस के माध्यम से लागू किया जाता है जो गरीब परिवारों को एसएसजी में संगठित करती है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इसमें टारगेट कौन लोग होते हैं, वैसे लोग जो एनआरएलएम से वंचित रह गए हैं। एनआरएलएम में जिन लोगों को नहीं इंक्लूड किया जाता वहां पे सतत जीविकोपार्जन योजना में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इसको लागू कौन करता है? तो बीआरएलपीएस के ही माध्यम से इसका क्रियान्वयन होता है, जिसमें गरीब परिवारों को जो टारगेटेड होते हैं उनको एसएसजी में संगठित करके। जीविका इस योजना की मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी है जो अन्य आजीविका कार्यक्रमों से समन्वय भी सुनिश्चित करती है। तो एक बार जब उसको ये एसएसजी में जोड़ दी तो बाकी जो आजीविका कार्यक्रम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उनका डेवलपमेंट करवाएगी। लक्षित क्षेत्र कौन है, किसको फोकस किया जाता है? तो इसका फोकस अत्यंत गरीब और हाशिए पर मौजूद ग्रामीण परिवारों पर है। इनमें भूमिहीन, मजदूरी पर आश्रित, सामाजिक रूप से वंचित जैसे विधवा हो गए, परित्यक्ता महिलाएं। परित्यक्ता महिलाएं कहने का मतलब अबैंडन्ड वुमेन, ऐसी महिलाएं जिनके पति उनको छोड़ दिए हैं। फिर वृद्धजन और वे परिवार शामिल हैं जिन्हें वर्तमान गरीबी योजनाओं में जगह नहीं मिली है। इन लोगों को ही फोकस किया जाता है। विशेष ध्यान महिला प्रधान परिवारों पर दिया जाता है, मतलब ऐसे परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी जो हेड है वो महिला है। तो वो बेसिकली गरीब ही होते हैं, गरीब लोगों को ही टारगेट किया जाता है। अब आइए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है सतत जीविकोपार्जन योजना का। तो ग्रेजुएशन अप्रोच को लागू करना जो गरीबी उन्मूलन की एक वैश्विक रणनीति है। ग्रेजुएशन अप्रोच वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। देखिए ये अप्रोच जो है एनआरएलएम से डिफरेंट है। ये टाइम बाउंड है, एक समय सीमा के भीतर ही इस अप्रोच को लागू किया जाता है। जैसे कुछ होता है 18 से 24 महीना या फिर कई जगह 1 से 2 साल होता है, अलग अलग देश में इसका टाइमिंग अलग होता है। एनआरएलएम क्या है, उसमें एक बार आप एसएसजी बन गए तो आजीवन आप बने रह सकते हैं, जीविका दीदी जो बोला जाता है, और जब मन चाहे आप उससे एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन एग्जिट करने पर थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रेशर होता है, लेकिन बाहर में ऐसा आपका कोई ये नहीं है, आप जब चाहें उससे एग्जिट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन अप्रोच जो है एक सर्टेन टाइम के लिए किया जाता है, मतलब लोगों को संपत्ति दिया जाता है, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। उसी मॉडल पे ये सतत जीविकोपार्जन योजना काम करती है। आय आजीविका उपलब्ध कराना जिसके अंतर्गत क्या है, संपत्ति हस्तांतरण, जैसे उनको बकरी दे दिया जाता है, मुर्गी, सिलाई मशीन, छोटी दुकानें आदि। तो बकरी और मुर्गी देने का मतलब ये नहीं है कि उसको पका के खाने के लिए, बल्कि इससे आप बिजनेस कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन बतौर पोल्ट्री आप कर सकते हैं, सिलाई मशीन से आप सिलाई की दुकान खोल सकते हैं और छोटी दुकानें भी प्रदान की जाती है। ये सब संपत्ति में ही आता है। फिर प्रशिक्षण और सहयोग, तो 18 से 24 महीनों का निरंतर मार्गदर्शन इसमें प्रदान किया जाता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया ये ग्रेजुएशन अप्रोच पे बेस्ड है, तो यह टाइम बाउंड ही होगा। उसके बाद ये माना जाता है इस अप्रोच में कि इतने महीने तक अगर हम लोग किसी को सपोर्ट दे रहे हैं तो उसके बाद भी ये सक्षम हो जाएंगे।
वित्तीय सहायता जिसमें नगद सहयोग भी दिया जाता है और ऋण तक पहुंच भी शामिल है। इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि जो परिवार अत्यधिक गरीबी झेल रहे हैं उनकी आय स्थिर हो जाए और सामाजिक और वित्तीय समावेशन की ओर बढ़े। अब चलिए अगला स्कीम हम लोग देखते हैं, कुशल युवा प्रोग्राम। तो इसको लॉन्च किया गया था वर्ष 2016 में बिहार कौशल विकास मिशन यानी बीएसडीएम के अंतर्गत। जैसे कि बीआरएलपीएस है, इसको लॉन्च किया गया था एनआरएलएम के तहत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक उसी तरीके से कुशल युवा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है बीएसडीएम के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, यह कौशल विकास पहल जो कि बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया था, उसका यह हिस्सा है और यह भारत सरकार के स्किल्ड इंडिया मिशन से भी जुड़ा हुआ है। अब आइए देखते हैं इस योजना का संचालन कौन करती है। तो श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा। कैसे करती है, तो राज्य भर में स्थापित केवाईपी केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, पूरे राज्य में यानी बिहार राज्य में केवाईपी सेंटर्स होते हैं, कुशल युवा प्रोग्राम सेंटर्स, उसी के माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है जो इसमें टारगेट सेक्टर्स होते हैं। यह कार्यक्रम बिहार कौशल विकास मिशन यानी बीएसडीएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से पंजीकरण, निगरानी और प्रमाणन की प्रक्रिया होती है। तो जो भी लाभार्थी होते हैं वह क्या कर सकते हैं, बीएसडीएम का वेबसाइट ओपन करें, उसका पोर्टल, वहां पे जाके वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए इसमें दो तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और दूसरा जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अगर आपका कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है तो आप भी बीएसडीएम के अंतर्गत इनरोल हो सकते हैं कि आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए। ये थोड़ी बिहार सरकार अलग अलग सेंटर बना के देगी, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने जाएगी। जो मौजूद है वो रजिस्टर करते हैं। जैसे कि सिर्फ मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सारे अलग अलग ट्रेड होते हैं जिसमें स्किल प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आईटीआई हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, कुछ मेडिकल में हो गया। ये सब जो सेंटर्स हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, बीएसडीएम के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो उसके माध्यम से ये सेंटर बन गए। अब जो स्टूडेंट हैं चाहते हैं कि कंप्यूटर किसी भी ट्रेड में वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से वो उस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, देख सकते हैं कि उनका जो ट्रेनिंग है किस लेवल पे है, कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, और सर्टिफिकेशन भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं किन लोगों को इसमें लक्षित किया गया है। तो 15 से 28 वर्ष आयु वर्ष के युवा, विशेष फोकस उन लोगों को किया गया है जो स्कूल छोड़ चुके हैं, छात्र हैं और बेरोजगार युवा, और खास करके उच्च शिक्षा प्राप्त न कर रहे युवाओं को भी इसमें फोकस किया। प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों को, पिछड़े वर्गों को और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को दी जाती है। तो ये सब इनके टारगेट सेक्टर हो गए, इन लोगों को टारगेट करती है। अब आइए इसका उद्देश्य देखते हैं। तो युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना और उन्हें आत्मविश्वासी बनाना, ताकि वे नौकरी या स्वयं का व्यवसाय दोनों में सक्षम हो सके। देखिए इसका, इस स्कीम का उद्देश्य क्या है कि उनको हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। अब ट्रेनिंग के बाद या तो वो नौकरी के लिए पात्र हो जाएं, या फिर वो अगर चाहें तो अपना खुद से स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि सीएससी होता है, कॉमन सर्विसेज सेंटर, गांव में इसको लोग साइबर कैफे बोलते हैं, लेकिन बेसिकली वो सीएससी होता है। वो क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिया गया उनको। अब वो क्या कर रहे हैं, या तो वो रोजगार के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, या फिर अपना उन्होंने सीएससी सेंटर ओपन कर रखा। दोनों चीज इसमें इसका उद्देश्य है। यह कार्यक्रम 3 मुख्य कौशल क्षेत्रों पर केंद्रित है। सबसे पहला है संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना और प्रेजेंटेशन सिखाया जाता है। फिर है आईटी स्किल्स, तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, एमएस ऑफिस, इंटरनेट का यूसेज और डिजिटल अवेयरनेस। तीसरा है जीवन कौशल या फिर व्यवहारिक कौशल, लाइफ स्किल या बिहेवियर स्किल, जैसे टीम वर्क, अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट, कार्यस्थल की नैतिकता और निर्णय लेने की क्षमता। तो ये 3 प्रकार का स्किल है जो विशेष करके फोकस किया जाता है। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। इसका सर्टिफिकेट प्राप्त करने से, यानी कुशल युवा प्रोग्राम से सर्टिफिकेट जो आप प्राप्त करते हैं, उससे क्या होता है, युवाओं को निजी कंपनी, सरकारी कार्यक्रम या फिर उद्यमिता सहयोग योजनाओं में नौकरी पाने की संभावना बढ़ जाती है। वो चाहे तो नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी चांसेस बढ़ जाती हैं, वो एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। अब आइए अगला स्कीम देखते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो इसको लॉन्च किया गया था वर्ष 2018 में बिहार सरकार द्वारा, और इनिशियल स्टेज में यानी प्रारंभिक चरण में यह योजना जो था केवल 2 ही कैटेगरी तक सीमित था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए। लेकिन फिर बाद में क्या किया गया, इसको एक्सपेंड कर दिया गया और ईबीसी, महिला, अल्पसंख्यक समुदाय और युवाओं तक विस्तारित किया गया, ताकि सभी का जो एंटरप्रेन्योरशिप है वह उस चीज को बढ़ावा मिल सके। मतलब बिजनेस करने की जो क्षमता है, बिजनेस करने की जो कैपेसिटी है, उस चीज को बढ़ावा मिल सके। तो इसका उद्देश्य क्या है इस स्कीम का,
इसका उद्देश्य बिहार में ऐसे युवाओं को बढ़ावा देना था जो नौकरी खोजने वाले नहीं है बल्कि नौकरी देने वाले बने, यानी जॉब क्रिएटर्स बने। तो उद्यमी योजना के लिए बेसिकली क्या है कि आपको बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, तो ये लोन उसी के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। अब यह किस मंत्रालय के तहत आता है, तो इसका क्रियान्वयन उद्योग विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा किया जाता है। यह योजना बैंक, प्रशिक्षण केंद्र और उद्यमिता संवर्धन संस्थाओं के सहयोग से लागू की जाती है। इन सब चीजों को भी आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिए, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। टारगेट सेक्टर कौन है, किन लोगों को इसमें टारगेट किया जा रहा है, तो अनुसूचित जनजाति के उद्यमी, अति पिछड़ा वर्ग के युवा, अल्पसंख्यक समुदाय के उद्यमी, महिला उद्यमी। और किन लोगों को टारगेट किया जाता है, तो नए व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार युवा। तो इन लोगों को भी इस स्कीम के तहत टारगेट किया जाता है। अब उद्देश्य क्या है, तो उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना, विशेषकर वंचित वर्गों में। नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, विशेष रूप से लघु और सेवा क्षेत्र में। फिर युवा नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रोत्साहित कर बेरोजगारी को कम करना। देखिए बेसिकली ये स्कीम है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। तो इंडस्ट्रीज अचानक से आप ऐसा नहीं लाखों करोड़ों उसमें लग सकते हैं, वो इनिशियल लेवल से ही स्टार्ट होगा। तो इनिशियल लेवल पे हम लोग अगर उनको सपोर्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है, तो उनका एक टाइम बीइंग के बाद वो डेवलप करेंगे ही। तो एक तरीके का प्रोत्साहन जरूरी है। और समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों को सशक्त बनाकर समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। तो जरूरी नहीं है कि जो गरीब है वो सिर्फ खेती करे, मजदूरी करे या फिर नौकरी करे। वह खुद का रोजगार भी तो शुरू कर सकते हैं, जो कि क्या करे, एक सर्टेन टाइम के बाद जब वो बढ़ जाए तब फिर उसमें रोजगार वो दें, ना कि रोजगार के लिए वह लाइन लगाए। उद्देश्य यही है। अब आइए देखते हैं इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। उद्यम यानी एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए मैक्सिमम 10 लाख तक की सहायता दी जाती है। इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है। परियोजना लागत पर 50% तक सब्सिडी दी जाती है एक निर्धारित सीमा तक। ऋण सुविधा शेष राशि बिना ब्याज ऋण के रूप में दी जाती है। प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन, तो लाभार्थियों को अनिवार्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रशिक्षण के अंतर्गत उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। और सहायता और सहयोग, तो परियोजना तैयार करने में, व्यवसाय पंजीकरण करने में और बाजार संपर्क हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है इस स्कीम के तहत। अब आइए अगला स्कीम है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो देखिए इसको भी लॉन्च किया गया था वर्ष 2016 में। अब मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में डिफरेंस क्या है, जो लाभार्थी उसमें छूट जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, उनको इस स्कीम के तहत कवर कर लिया जाता है, क्योंकि ये बिहार सरकार की एक पहल है। तो इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पूरक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में लाया गया है। इसका उद्देश्य उन ग्रामीण गरीब परिवारों को कवर करना था जो SECC 2011 यानी सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस 2011 सूची में शामिल न होने के कारण PMAY से वंचित रह गए हैं। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नहीं इंक्लूड हो पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किसका डेटा लेती है, लाभार्थियों को चुनने के लिए, तो SECC 2011 का डेटा। तो उस डेटा में अगर कोई लाभार्थी नहीं है तो वो वंचित रह गया, उनको इस स्कीम के तहत कवर कर दिया जाता है। इस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, तो ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा। इसका संचालन जिला प्रशासन, पंचायती राज संस्थाएं और प्रखंड कार्यालयों के सहयोग से किया जाता है। इसमें टारगेट ग्रुप्स कौन है, यानी लक्षित समूह, तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL फैमिलीज। फिर वे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में डेटा सीमाओं या फिर बहिष्करण त्रुटियों के कारण शामिल नहीं हो पाए। सिंपल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो लोग इंक्लूड नहीं हुए उनको मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इंक्लूड कर दिया जाता है। और कमजोर वर्ग जैसे SC ST परिवार, विधवा, दिव्यांगजन और भूमिहीन गरीब, इसका उद्देश्य क्या है, तो उन गरीब परिवारों के लिए आवास सुनिश्चित करना जो PMAY से वंचित रह गए हैं, पक्के घर उपलब्ध कराना जिनमें शौचालय, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं हो, ग्रामीण क्षेत्रों में सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराना और आवास असमानता को कम करना, यह इसकी उद्देश्य है। अब प्रमुख विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। तो वित्तीय सहायता क्या है, परिवारों को घर निर्माण के लिए एक निश्चित राशि की अनुदान सहायता। घर का प्रकार, तो केवल पक्का घर ही इसमें प्रदान किया जाता है। अगर फंड भी दिए जाते हैं तो उसका फोटो बकायदा ये किया जाता है मॉनिटरिंग के लिए, जो ईंट से, सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित होता है। अब इसमें कन्वर्जेंस देखते हैं, तो सिर्फ मकान बना के नहीं दे दिया जाता या उसके लिए पैसा नहीं दिया जाता, बल्कि बाकी चीज भी चेक किया जाता है, जैसे कि आपका कुकिंग स्पेस हो गया, फिर LPG कनेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, शुद्ध पेयजल हो गया, ये सब चीज भी डेवलप करवाया जाता है। जैसे इसे अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है, जैसे MG नरेगा के तहत श्रम काम हेतु
स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाने के लिए और सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाता है। निगरानी कैसे होती है? तो प्रगति की निगरानी MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और घरों को जियो टैगिंग के माध्यम से की जाती है। तो ये हो गया हमारा बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थे जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो सारा कंप्लीट हो गया। अब बहुत जल्दी इसका दूसरा पोर्शन में लाऊंगा। सो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।